जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे ADEO 2025 की तैयारी। इसको हिंदी में कहेंगे सहायक विकास विस्तार अधिकारी। हमने एक वीडियो सेशन शुरू किया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम। अभी तक हमने ग्राम सभा के बारे में चर्चा किया है और वैसे ग्राम सभा जो सामान्य क्षेत्र के होते हैं। आज हम देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र, जिसको हम पेशा क्षेत्र भी कहते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि लगभग दोनों ग्राम सभा सेम है और अनुसूचित का थोड़ा सा अंतर होता है। तो कहाँ कितना अंतर होता है, यहाँ से भी कई बार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये पढ़ना भी आपको जरूरी है। बाद में इसके बाद पेशा एक्ट भी पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का टॉपिक क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान। ये देखिएगा अब क्या विशेष प्रावधान है अनुसूचित क्षेत्र में। हाँ, अब ये जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र कहाँ कहाँ है। मेनली आपके बस्तर संभाग, ठीक है। बस्तर संभाग के बाद जो सरगुजा संभाग है वो पूरे के पूरे अनुसूचित क्षेत्र हैं। और कुछ कुछ जो जनपद है वो आंशिक रूप में, है ना, या कुछ कुछ जो जिले हैं वो आंशिक रूप में क्या आ जाता है, अनुसूचित क्षेत्रों में आ जाता है। अब उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले है, हाँ देखिए, हम सीधे धारा में चल रहे हैं 129A में चल रहे हैं, है ना। यहाँ जब भी यहाँ ABCD लिखेगा इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो पहले से उसमें बना हुआ था, बीच में उस नियम को लगाया गया है। तो हमारा जो अध्याय क्या है, अध्याय देख लीजिए 14A है, ठीक है। 14A टॉपिक का नाम है अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान। तो 129A, है ना, धारा क्रमांक 129A। परिभाषा में सिंपली परिभाषा होता है कि ग्राम क्या है, गांव किसको कहते हैं, ग्राम सभा किसको कहते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ते आए हैं ना, जिला जनपद, बस वही परिभाषा है। अगले अनुच्छेद में चलते हैं। 129B, ग्राम और ग्राम सभा का गठन। गांव और ग्राम सभा का गठन, अभी हमने जो सामान्य क्षेत्र के बारे में पूरा गठन देख लिया था। अब हम विशेष जो अनुसूचित क्षेत्र में क्या अंतर है वहां पे हम समझेंगे, ठीक है। तो 129B के अंतर्गत हमको पढ़ना है गांव और ग्राम का गठन। राज्यपाल अधिसूचना द्वारा एक गांव विनिर्दिष्ट करेगा। इसको हम विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट भी कहते हैं। तो ग्राम, सिंपली भाषा में समझिए कि जो राज्यपाल है अपनी अधिसूचना द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में भी गांव को बनाता है या गांव के लिए एक विनिर्दिष्ट जारी करता है, ठीक है। विनिर्दिष्ट जारी करने का मतलब है कि उसको गांव के रूप में घोषित करता है, ठीक है। अगला देखिए, अब हम यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः, पहले पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सामान्यतः गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी, ठीक है। परंतु यदि ग्राम सभा का सदस्य ऐसा चाहे तो गांव में एक से अधिक ग्राम सभा गठित हो सकती है। एक निवास स्थल या निवास स्थलों के समूह जिनमें से एक समुदाय शामिल हो और परंपरा के रीति रिवाज के लोग रहते हो। आपको पढ़कर समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। अभी तक हमने क्या समझा था? अभी तक हमने ये कॉन्सेप्ट पे बात किया था। मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राम पंचायत है। मैं ग्राम पंचायत को GP करके लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो संभावना है कि एक ग्राम पंचायत में एक गांव हो सकते हैं या दो गांव हो सकते हैं। मान लेते हैं हम दो गांव हैं फिलहाल, ये A और B दो गांव हो गए। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सामान्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, सामान्य क्षेत्र में, ठीक है। तो गांव A होगा और गांव B होगा। यहाँ ग्राम सभा की संख्या कितनी होगी? तो ग्राम सभा की संख्या यहाँ एक ग्राम सभा होगी और यहाँ दूसरा, तो मैं इसको ग्राम सभा को क्या लिख सकता हूँ? GS लिख दूं क्या? ग्राम सभा तो GS, ठीक है। तो A में एक ग्राम सभा होगी और B में एक ग्राम सभा होगी। टोटल हमारे ग्राम पंचायत में दो ग्राम सभाएं होगी। ये बात आता है सामान्य क्षेत्र के लिए। लेकिन वही यदि हम अनुसूचित क्षेत्र में जाते हैं, तो एक ग्राम पंचायत ले लेंगे। और यहाँ भी एक से अधिक ग्राम हो सकता है ना। यहाँ भी एक से अधिक ग्राम हो सकता है, तो हम यहाँ भी एक से अधिक ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी एक से अधिक ग्राम सभा ले लेते हैं। यहाँ भी दो मान के चलते हैं। यहाँ भी दो गांव है, ये BC, तो इसको मान लेते हैं C और ये D मान लेते हैं, ठीक है। ये गांव के नाम है। अब क्या होता है, यदि ये C वाले जो गांव हैं छोटे छोटे गांव हैं। अब देखिए, अनुसूचित क्षेत्र मतलब पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका, वहाँ के जो गांव रहते हैं ना, वहाँ एक गांव के भी जो घर हैं 10-5 घर होते हैं,
फिर से बहुत बड़ा गैप होता है। 10-12 घर होते हैं या फिर 5-6 घर होते हैं तो और बड़ा गैप हो जाता है। तो एक ही गांव में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती है। सामान्य क्षेत्र में क्या था, ग्राम पंचायत एक होगा, लेकिन एक ग्राम पंचायत अगर दो, अगर इनकेस 2 गांव है तो एक गांव का एक ग्राम सभा, है ना। लेकिन सामान्य क्षेत्र की अपेक्षा अनुसूचित क्षेत्रों में, जिसको हम पीसा एक्ट भी बोलते हैं, पीसा वाले क्षेत्रों में एक ही गांव का एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है। उसी प्रकार इस डी वाले में भी एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है, ऐसा अगर चाहें तो। और चाहेंगे क्यों, आप देखिए, क्योंकि ये हमारा अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र मतलब एसटी शेड्यूल है ना, शेड्यूल ट्राइब बहुत होते हैं और वहाँ के बहुत सारे रीति रिवाज बहुत सारे होते हैं, है ना। वहाँ के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज है, उनके निवास स्थल है, जो जनजातियों के, देखिए जब जब आप जाओगे ना जनजाति के गांव में, तब आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ के जो रीति रिवाज है, निवास स्थल हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने इजी वे के लिए 2-4 घर या फिर 4-5 घर या फिर वो जैसा उनको लगे, है ना, स्थान, मोहल्ला। जैसे आप यदि सामान्य गांव में रहते हो तो आपके यहाँ कई मोहल्ला होते हैं, मेनली 3-4-5 मोहल्ले होते हैं और उसको सभी एक ग्राम सभा में मानते हैं। लेकिन ये मान के चलिए, यदि आप एक गांव में रहते हैं, आपके जितने मोहल्ला उतने ग्राम सभा हो, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है अनुसूचित वाले क्षेत्र में। आप इसको मोहल्ला मान लीजिए, तो एक मोहल्ला के लिए एक ग्राम सभा। लेकिन सामान्य क्षेत्र में ऐसा नहीं है, पूरे गांव के लिए एक ग्राम सभा हो जाता है ना। यदि ग्राम पंचायत की बात करें तो जितने ग्राम उतने ग्राम सभा, है ना। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में क्या होता है, यदि एक गांव अगर चाहे तो अपने रीति रिवाज, यदि 2-4 घर का रीति रिवाज कुछ अलग है, फिर नेक्स्ट 2-4 घर का रीति रिवाज अलग है, तो इस प्रकार यदि वो चाहें तो ग्राम सभा, एक से अधिक ग्राम सभा गठित कर सकते हैं। और इसका पावर होता है वहाँ पे एसडीएम, वहाँ पे जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं एसडीएम, उसको क्या करेंगे, ये लोग लिखित में आवेदन करेंगे कि हमको एक ही गांव में एक से अधिक ग्राम सभा करानी है या फिर बनानी है, मकान नंबर 1 से यहाँ तक। इस प्रकार से आवेदन करने पर एक से अधिक ग्राम सभा बन जाती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों की कम से कम 1/3 सदस्यों से होगी, जिनमें से कम 1/3 महिला होंगे। अब यहाँ भी आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। सामान्य क्षेत्र में हमने क्या देखा था, सामान्य क्षेत्र में हमने गणपूर्ति क्या देखा था, देखिए सामान्य क्षेत्र में हमने गणपूर्ति देखा था। टोटल का हमने एक उदाहरण लिया था, मान लेते हैं टोटल 900 लोग हैं, तो उसकी गणपूर्ति कितनी होगी, 1/10 होगी। तो इस 900 का क्या करेंगे, 1/10 करेंगे, टोटल मिल जाएगा 90, है ना। ये तो हमारा कुल हो गया। अब इस 90 में से जो फीमेल है वो कितनी होनी चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तो 90 गुना 3 किए थे हम लोग, तो 30 महिला होना चाहिए था। ये सामान्य के लिए लागू होता है। लेकिन वही यदि हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, मान लें वहाँ भी कोई गांव है, वहाँ 900 लोग हैं, वहाँ भी एक उदाहरण दे रहा हूँ ना मैं, जरूरी नहीं है। क्या कहा गया है, तो गणपूर्ति के लिए कितना चाहिए, कम से कम 1/3 चाहिए। तो टोटल में यहाँ जो 1/10 था, अब ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो काट के देखते हैं क्या, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ 300 आदमी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 300 आदमी चाहिए, 3 तिया 9। अब उसके बाद जो महिला है, फीमेल लोग कितने होना चाहिए, फीमेल भी 1/3 होना चाहिए इस टोटल का। तो इसका 1/3 होना चाहिए, तो 3 एकम 3 मतलब 100 महिला होना चाहिए। सामान्य क्षेत्र में क्या था, कुल गणपूर्ति हो रहा था 90 मिनिमम, है ना। तो कुल 90 हो सकता है और उस 90 में से 30 महिला होना चाहिए, क्योंकि ये भी 1/3 है, ठीक है। लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें कुल सदस्यों का जो गणपूर्ति है वो 1/3 है, 1/3 है, इसके हिसाब से 300 होना चाहिए। और इस 300 का 1/3 होता है 100। तो 300 में मिनिमम 100 महिला होना चाहिए या फिर 100 से अधिक, ठीक है। तो ये अंतर है, स्पष्ट रूप से प्रश्न आपको यहीं से पूछा जाता है। और यदि आप घुमा फिर के थोड़ा से भी अगर घूम जाएंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ में आया आपको सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में गणपूर्ति क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहा होगा तो इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इससे पहले का वीडियो पहले आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्य द्वारा की जाएगी, जो सरपंच या उप सरपंच या पंचायत का कोई सदस्य नहीं होगा। यहाँ भी हम कंपेयर करके हुए लिखते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं सामान्य क्षेत्र में पहले हमने क्या पढ़ा है। पहले हमने ग्राम सभा की अध्यक्षता के लिए पहला प्रायोरिटी किसको रखा था, सरपंच को। ठीक है, यदि सरपंच किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाता है तब हमने किसको माना था, उप सरपंच को कि उप सरपंच जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। यदि उप सरपंच भी अनअवेलेबल है, उस दिन नहीं आ पाए, किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए ग्राम सभा की बैठक में, तब क्या होगा, जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो आपस में मिलेंगे, आप आपस में मिलकर किसी एक का चयन कर लेंगे। हमने यही पढ़ा था। लेकिन जस्ट इसके विपरीत क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच, पंच या उप सरपंच को ग्राम सभा की अध्यक्षता करने नहीं दिया जाएगा। मतलब जो पंचायत के सदस्य होंगे, पंचायत सदस्य कौन होते हैं, पंच, उप सरपंच और सरपंच, ये लोग किसी भी स्थिति में या उपस्थित हो या ना हो, इनको अध्यक्षता नहीं करना है। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे, है ना। यहाँ भी ग्राम सभा का सदस्य हो रहा था, लेकिन ये तीसरे पैरिटी में था, यदि सरपंच और उप सरपंच नहीं है तब की स्थिति में। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में जस्ट उल्टा है, सरपंच, पंच और उप सरपंच को अनुमति ही नहीं है। केवल हर स्थिति में ग्राम सभा का जो सदस्य होगा, ठीक है, ग्राम सभा का जो सदस्य होगा वही, ठीक है, वही अध्यक्षता कर सकता है। ये अंतर है अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, तो मैं दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, याद से इसको नोट कीजिएगा। अगला स्लाइड चलते हैं। अब ग्राम सभा की शक्ति और कार्य क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, ये है आपके धारा नंबर 129 ग। लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन एवं विवाद समाधान के तथागत तरीकों से सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करना। मेनली जो है, देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में खासकर ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो उन आदिवासियों के रीति रिवाज को जिंदा रखना, उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, किसी भी प्रकार की बाहर का कोई हस्तक्षेप उनकी रीति रिवाजों या फिर कार्यशैली पर कोई भी बाधा न डाले, इसलिए वहाँ की ग्राम सभा को ऐसा पावर दिया गया है कि वो अपनी वहाँ की परंपरा के अनुसार, ठीक है, उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो कुछ करना पड़े नियमवित, है ना, जैसे नियम है भारत सरकार का या छत्तीसगढ़ शासन का, उसके अनुरूप वो लोग यथास्थिति कोशिश करेंगे कि उनकी परंपरा है, रीति रिवाज है, सांस्कृतिक पहचान है, उनको बनाए रखना। ठीक है, अगला कार्य क्या है इनका, गांव के क्षेत्रों में, यहाँ से हम स्टार्ट पढ़ना कर रहे हैं ना, गांव के क्षेत्रों में भूमि, जल, वन सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन अपनी परंपरा के अनुसार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप करना होगा। या ये मान लीजिए, यदि आप गांव वाले हैं, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब में आदिवासी हैं, तो अपने जंगल, वन, परंपरा, इन सबको बचाए रखने की जिम्मेदारी किनको दी गई है, ग्राम सभा को दी गई है। अगला है, ग्राम सभा के माध्यम से गांव के जो बाजार लगते हैं, मेलों का प्रबंधन करना है। पशु मेला है, पशु मेला का मतलब जहां पशु बेचे जाते हैं, और बाजार जो सिंपल जो बाजार लगते हैं आदिवासी एरिया में, कभी जाके आप देखिएगा वहाँ के बाजार और यहाँ के बाजार में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो उनकी परंपराओं को जीवित रखना, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे रीति रिवाज हो, जल, जंगल, जमीन, है ना, बाजार, मेले, इन सब का उनकी व्यवस्था करना, ये सब कार्य किनका है, ग्राम सभा का है। स्थानीय योजना हो गया, संसाधन हो गया, जनजातियाँ है या फिर जनजातियों के लिए बहुत सारी योजनाएं होती है, उन सब के योजनाओं में व्यय को नियंत्रित करना ग्राम सभा का कार्य होगा। ठीक है, अब और कार्य क्या हो सकता है ग्राम सभा का, गांव के बाजारों, मेलों का प्रबंधन तुमने बता दिया था, पशु मेला भी शामिल है, स्थानीय योजनाओं, समाधान, जनजाति उपजाति, ये सब मैं आपको बता चुका था। चलिए अब अगला देखते हैं।
अगला क्या है, अब स्थानों का आरक्षण। अब इसमें आरक्षण हमको पढ़ना पड़ेगा। आरक्षण क्या होगा, ये देखिए, स्थानों का आरक्षण मतलब जो ST SC एरिया होते हैं, मतलब अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ के जो पंच है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के मामले में, जिला जनपद के मामले में जो सदस्य है उनका आरक्षण क्या होगा, और ग्राम के मामले में सरपंच, और जिला जनपद के मामले में अध्यक्ष, उनका आरक्षण क्या होगा। यहाँ पे कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की जनसंख्या के अनुपात में होगा, बशर्ते यह अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना, बशर्ते यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जातियों की कुल संख्या से आधे से कम नहीं होगा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में जो भी पंच होगा या फिर जनपद जिला सदस्य का जो आरक्षण होगा, है ना, उनकी जनसंख्या के अनुपात में करना है। ये हमने सामान्य क्षेत्र में भी पढ़ा था, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ ये जोड़ दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की जो जातियों की जो कुल संख्या है वो आधे से कम नहीं होगी। ठीक है, आधे से कम नहीं होगी। अब इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और देखना है कि हम इसमें क्या कुछ नया पढ़ने वाले हैं। नया ये पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे। मान लेते हैं हम एक ग्राम पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में 20 वार्ड होता है, तो 20 पंच हो गए, 20 पंच हो गए। और ये अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बोल रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। मान लेते हैं कोई एक गांव है, वहाँ अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना हो जाएगा। अनुसूचित जाति का प्रतिशत मान लेते हैं 8% मान लेते हैं। उस गांव में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 8% है, तो 20 का 8% कितना हो जाएगा। 20 का 8% निकाल के देखिए। पहले तो 20 का हम 100% निकालेंगे, 100% निकाल के हम 8 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। हम इसको 8% ना मान के थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र है ना, अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा होती है। इसको हम कुछ बड़ा मान लेते हैं। बड़ा मान कर से क्या 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 मान सकते हैं, बड़े में इसको हम ये मान सकते हैं, मान लेते हैं 30% समुदाय है ST का, है ना। तो 20 पंच है, 20 मतलब पंचों की संख्या है, तो इसका 30% कितना होगा। ठीक है, 30% निकालें तो ये हो जाता है आपका 6 सीट, है ना। तो एस पर यदि हम देखा जाए कि अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का अनुपात, है ना, उसकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से निकाले, यहाँ लिखा है ना, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से अगर हम निकाल लेते हैं तो 6 सीट मिलता है। लेकिन अगले लाइन में क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण की जो कुल संख्या है वो आधे से कम नहीं होगी। इनकेस ये कहा जा रहा है यदि 20 पंच हमको निकालने हैं तो 10 पंच तो हमको SC का देना, ST का देना ही होगा। कहा हमने ST का 20% मतलब 10 सीट तो देना ही होगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, 10 से ज़्यादा हो सकता है। अब किस केस में होगा, मान लेते हैं यदि हमारे पास ये 60% है ना, यदि ST की जो जनसंख्या है यदि वो 60% है तो 6 यहाँ पे और ले लेते हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इस केस में इसको 12 सीट देना पड़ेगा। मिनिमम कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है, यदि टोटल संख्या 20 है तो मिनिमम 10 तो होना ही है। ठीक है, मिनिमम 10 तो होना ही है। और यदि अनुपात के हिसाब से आधे से अधिक है तो चल जाएगा, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से बता दूं क्या, कितना सीट था हमारे पास, 20 सीट था। एज पर रूल जैसे यहाँ लिखे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जो है इससे आधे से कम तो नहीं होगा, तो आधे से कम नहीं होगा तो कम से कम 10 तो देना ही पड़ेगा। चाहे वहाँ की जो अनुपात, उनकी जनसंख्या का अनुपात 10 रहे, 20% रहे, 30% रहे, है ना। यदि ये 60% हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। तब ये कंडीशन लागू नहीं होगा कि आधे से कम होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आधे से अधिक हो चुका है। तो ये होता है विशेष मतलब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान। अब आता है अनुसूचित क्षेत्र में सभी स्तरों पर पंचायतों के सरपंच या अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं। ठीक है, उन वहाँ के जो सरपंच है या फिर अध्यक्ष, अध्यक्ष किसके लिए हो सकता है, आपके जिला के लिए होगा और जनपद के लिए होगा। ठीक है, तो सरपंच
गांव के मामले में, जिला और जनपद के मामले में जो अध्यक्ष है वो अनुसूचित जनजाति का ही होंगे, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए आरक्षित होंगे। मतलब सरपंच भी एसटी कैटेगरी का होगा और अध्यक्ष भी एसटी कैटेगरी का होगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई समझौता नहीं, ये फिक्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों जिनमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं है वहां यह नियम लागू नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझिए, हमने अभी तक बहुत सारी बात की केवल एसटी के लिए आरक्षण के बारे में बात। ये हो सकता है जैसे बस्तर है, ठीक है, बस्तर एक हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, बस्तर में बहुत सारे गांव हैं, उसमें से मान लेते हैं एक ऐसा गांव है जहां पे एसटी है ही नहीं, एसटी है ही नहीं, एसटी की जनसंख्या है ही नहीं, तो ये ऊपर जितने भी नियम लिखे हैं ना वो लागू नहीं होंगे, वो लागू वहाँ पे नहीं होंगे। फिर वहाँ पे जो भी नियम होगा शासन का, चाहे वो लॉट से निकाला जाए या फिर ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, वहाँ देंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ जो इतने हमने जो ऊपर नियम पढ़े हैं ना वो इसमें लागू नहीं होंगे। अगला स्लाइड देखिए, स्थानों का आरक्षण वही देख रहे हैं ना। राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकेगी जिनका मध्यवर्ती स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों की किसी पंचायत या जिला स्तर पर अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं करता है, परंतु ऐसा नामांकन उस पंचायत में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों के 10वें भाग से अधिक नहीं होगी। अभी हमने कहा ना कि एक ऐसा गांव है जहां अनुसूचित जाति के लोग ही नहीं रहते हैं, तो उस गांव में एसटी का कोई, जैसे हमने समाज क्षेत्र में क्या पढ़ा था कि जो सरपंच होते हैं टोटल, अगर ब्लॉक में 100 ब्लॉक है तो 100 एक ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायत है तो 100 सरपंच हो गए। इन्हीं 100 सरपंच में से 1/20 सरपंच है वो प्रत्येक साल के लिए जनपद में अपना प्रतिनिधित्व करता है, हमने सामान्य क्षेत्र में पढ़ा था। लेकिन यदि हम विशेष क्षेत्र की बात करें, ठीक है, विशेष क्षेत्र की बात करते हैं, तो यदि कोई एक गांव है, यहाँ यदि एसटी की जनसंख्या है ही नहीं, तब क्या करेगा शासन, जनसंख्या नहीं है तो उनका मध्यवर्ती मतलब जनपद में कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं होगा। इस वजह से शासन जो है ना, कोई सदस्य नामांकित कर सकती है उस गांव के प्रतिनिधित्व के लिए या फिर उस एरिया के प्रतिनिधित्व के लिए, और उसका लिमिट ये है कि वो 1/10 से नहीं होना चाहिए, उस पंचायत में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों के 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्या लिखा है, अनुसूचित क्षेत्रों की किसी पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए इतनी संख्या में सीट आरक्षित होगी जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों के लिए पहले से आरक्षित सीट यदि कोई हो के साथ मिलाकर पंचायत की कुल सीटों की 3/4 से अधिक ना हो। कहने का मतलब ये है, यदि हम कोई बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं, है ना, तो वहाँ पे अधिकतम लिमिट दे दिया गया है 3/4, मतलब 75% आरक्षण को। ठीक है, 75% हो सकता है, अभी ये अपडेट हुआ होगा तो मैं आपको कंफर्म करूंगा, 75% तक आरक्षण कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 100 सीट है, तो 100 सीट में यदि 70 लोग एसटी एससी के आ गए हैं दोनों मिला के, तो केवल 5 सीट जो है आपको ओबीसी को देना है। यदि 74 लोग एसटी एससी से आ गए हैं तो एक व्यक्ति या फिर एक सीट को ओबीसी को देना है। ये लिखा है ना, अधिकतम 3/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। जनपद एवं जिला पंचायत की शक्तियां, निर्दिष्ट जल क्षेत्र तक लघु जल निकायों की योजना बनाना। वैसे प्रिय प्रश्न आपको न के बराबर आएगा, फिर भी देख लीजिए। सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण करना, स्थानीय योजना संसाधन जनजाति उप योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए व्यय पर नियंत्रण रखना, ये क्या है, जनपद जिला के कार्य है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, जनपद जिला के कार्य हो जाएंगे। तो ये अनुसूचित क्षेत्र में आपको बस इतना ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। कुछ पॉइंट हैं जो सामान्य से अनुसूचित क्षेत्र में कुछ चेंजेस हैं, बस वही आपको पूछ सकता है, ज़्यादा उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। पूछेगा तो कहाँ पूछेगा, आपकी गणपूर्ति से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति अलग है और इसमें अलग कर दिया है। सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति कितना है, 1/10 है ग्राम सभा के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 है।
ठीक है। इस 1/3 में 1/3 महिला, 1/10 में 1/3 महिला है, और यहाँ 1/3 में 1/3 महिला भी है। ठीक है। ये उसके बाद आपको ये पूछ सकता है कि आरक्षण के बारे में पूछ सकता है। तो आरक्षण के बारे में ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे समान क्षेत्र में अनुपात को दिया गया है, यदि उस ग्राम पंचायत या फिर जिला के क्षेत्र में जितना भी जिस जनसंख्या का अनुपात है उस अनुपात के आधार पर आपको क्या दे देना है, आरक्षण करना है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में क्या कहा गया है, कम से कम आधा सीट जो है वो एसटी के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो सरपंच और अध्यक्ष का जो पद है वो एसटी के लिए निर्धारित फिक्स कर दिया गया है। ठीक है। ये इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए जो विशेष प्रावधान है वो यहीं तक का सीमित है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि किस प्रकार से अधिसूचना निकालकर या फिर जो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का सम्मेलन होता कैसे है उस पर चर्चा करेंगे। या मैं कर सकता हूँ कि इसी वीडियो में 10 मिनट लगेगा, उसको हम कर लेते हैं ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। या आप चाहो तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, उसको मैं यही बता देता हूँ। चलिए, ये होता है आपके ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया का नियम 1994। देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन आया। उस 73वां संविधान संशोधन के बाद जो है छत्तीसगढ़ पंचायत राज या फिर पंचायती राज लिखा गया। ठीक है। अब उस पंचायती राज में बस ये लिखा गया है कि ग्राम सभा का सम्मेलन होगा, लेकिन एकदम डिटेल में नहीं है कि वो सम्मेलन वास्तविक में होगा कैसे, उसके लिए अलग से नियम बनाया गया है। बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या आ गया, आपका 73वां संविधान संशोधन आया। इससे क्या होगा, पंचायती राज का मार्ग खुल गया। तो प्रत्येक राज्य ने अपने अपने हिसाब से पंचायत राज अधिनियम लिख लिया। उस पंचायत राज अधिनियम में ग्राम सभा की चर्चा है कि ग्राम सभा होना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा कैसे होगा, किस किस स्टेप को फॉलो किया जाएगा, उसके लिए अलग से नियम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया 1994। अब देखते हैं कि ये क्या चीज है। सम्मेलन की तारीख, सम्मेलन मतलब बैठक होता है ना, सम्मेलन मतलब हो जाता है आपका बैठक। सम्मेलन की तारीख, समय, स्थान सरपंच, उप सरपंच या सचिव द्वारा तय किया जाता है जब भी ग्राम सभा की बैठकें होंगी। ठीक है। गांव में जब भी ग्राम सभा की बैठकें होती है तो उसका समय मतलब कब रखा जाएगा, किस स्थान पर रखा जाएगा, तारीख क्या होगी, या तो सरपंच तय कर सकता है, या सरपंच नहीं है, सरपंच की अनुपस्थिति है तो उप सरपंच तय करेगा। यदि ये दोनों तय नहीं कर पाते हैं या फिर जानबूझकर नहीं करते हैं या इनसे तय नहीं हो पाता है तो लास्ट में जो सचिव है वो तय करता है। कई बार प्रश्न आता है, याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है। तो सम्मेलन का जो तारीख, समय, स्थान सबसे पहले वरीयता देगा सरपंच को कि वो सरपंच की जिम्मेदारी है। इनके सरपंच नहीं कर पाता है तो उप सरपंच करेगा, और ये दोनों नहीं कर पाएंगे तो सचिव द्वारा इसको किया जाएगा। अगला, प्रति ग्राम में होगा। देखिए मैंने बहुत कुछ शॉर्टकट में लिखा है ना, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रति ग्राम में होगा, इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास ग्राम पंचायत, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा जीपी है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंदर दो ग्राम आ गया, तो ये जो ग्राम सभा जो है ना, एक ही ग्राम पंचायत, क्योंकि दो गांव है एक ग्राम पंचायत में, तो यहाँ भी ग्राम सभा होगा और यहाँ भी ग्राम सभा होगा। लेकिन ग्राम सभा का यदि वार्षिक सम्मेलन होगा, जैसे हमने पढ़ा था वार्षिक सम्मेलन बहुत सारे काम होते हैं ना। वार्षिक सम्मेलन में आपका बजट तैयार करना है, वित्तीय अनुमोदन है, आने वाले साल की प्लानिंग करना है, क्या काम कराना है ग्राम पंचायत में या गांव में, तो ऐसा जो बैठक होगा, ठीक है, वो मुख्यालय पर ही होगा। अब मुख्यालय किसको मानेंगे, यदि ये दो गांव है ना, तो यहाँ जहाँ ग्राम पंचायत की भवन होगी गांव में, जैसे आपके गांव में ग्राम पंचायत की भवन है ना, तो जहाँ ग्राम पंचायत की भवन होगी, जहाँ सचिव बैठता है, जहाँ सरपंच सचिव लोग बैठते हैं, उसको ग्राम का मुख्यालय माना जाता है। तो वार्षिक सम्मेलन का होगा, दोनों में ना होकर केवल और केवल मुख्यालय में होगा। और कौन सा बैठक मुख्यालय में होता है, तो संयुक्त बैठक भी मुख्यालय में होता है, इसको भी याद रखिएगा। जो संयुक्त बैठक है ग्राम सभा का, संयुक्त मतलब दो ग्राम सभा का जो बैठक है वो लगभग आपके मुख्यालय में ही होता है। ठीक है। और ये जो वार्षिक सम्मेलन की जो बैठक कब होता है, कम से कम 3 माह पहले। जैसे हमारा कैलेंडर वित्तीय वर्ष कब से चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 31 मार्च से पहले
31 मार्च का जो दिनांक है, इस दिनांक से 3 महीना पहले जो है वार्षिक सम्मेलन होगा। कहाँ पे? मुख्यालय में। जिससे अब वहाँ पे बहुत सारे विषय होते हैं कि कितने पैसा आया, कितना पैसा गया, आने वाले साल में क्या प्लानिंग करना है, क्या बजट होगा, इन सब की चर्चा होती है। अगला विषय क्या हो सकता है? जैसे मैं आपको बताया आपको, लेखाओं का वार्षिक विवरण हो सकता है, पूर्व वित्तीय वर्ष का जो प्रशासनिक रिपोर्ट है वो हो सकता है, ठीक है। बजट पर चर्चा हो सकती है, संपरीक्षा पर चर्चा हो सकती है, उसके उत्तर मतलब पिछले साल जितने भी खर्चा हुए उसका होता है ऑडिट। तो उस ऑडिट का जो उत्तर आता है मतलब है ना, जो भी ऑडिटर होता है वो अपना एक रिपोर्ट सौंपता है ग्राम पंचायत को कि आपके पास इतना पैसा मिला था, आपने इस मद में खर्चा किया, कहाँ गलती की, कहाँ आपको और अच्छा कर सकते थे, इस प्रकार का एक टिप्पणी या रिपोर्ट मिलता है, उस पर ग्राम सभा उसको चर्चा कर सकती है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत में चर्चा करने का वैसे थोड़ा डीप बता दूं। मान लेते हैं एक ग्राम पंचायत है ना, इस ग्राम पंचायत में बहुत सारे खर्च हुए और आए हमारे ऑडिटर महोदय, और उन्होंने ऑडिट किया और कुछ गलत पाया, तो कुछ सुझाव देंगे कि आपको इस वर्ष ऐसे कर सकते हैं, या फिर नया कर लगाना है, या फिर कुछ नए कार्य करने की वो लोग अपना टिप्पणी दे सकते हैं। तो इसी को पढ़ा जाता है ग्राम सभा के द्वारा कि कितना खर्च हुआ था, और यदि कुछ गलत है तो क्यों 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 गलत है, उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, ये सब रिपोर्ट पढ़ सकते हैं ग्राम सभा में। आगामी वित्तीय वर्ष का विकास कैसे करना है, ये आपका विषय हो सकता है वार्षिक सम्मेलन का। अब क्या होगा, सम्मेलन की सूचना कैसे दी जाएगी? सम्मेलन का मतलब है कि जो ग्राम सभा का जो बैठक होने वाला है ना, अभी हमने इस पर चर्चा किया ना ये वाले सीट पे, कि सरपंच और उप सरपंच उसका क्या निकालेगा, नोटिस निकालेगा स्थान का। अब इसको सूचना भी तो देना पड़ेगा ना, सम्मेलन की सूचना भी तो देना पड़ेगा। तो सम्मेलन की सूचना सभी ग्राम सभा के सदस्यों को दी जाएगी। अब देखिए, एक गांव में यदि 900 लोग हैं तो सभी को हम ग्राम सभा के सदस्य मानते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक को एक एक घर जाके तो संभव नहीं है कि हम उसको सूचित कर सकें, ऐसा संभव नहीं है कि हम एक एक को सूचित कर सकें। और ये सूचना आपको 7 दिन पहले भी देना है, ठीक है। मतलब 30 तारीख को बैठक है किसी माह का, तो इसके 7 दिन पहले लगभग आपको 23 तारीख तक, है ना, 23 तारीख तक सभी ग्रामवासियों को, सभी मतदाताओं सूची में जितने भी लोग का नाम है ग्राम सभा सदस्यों को 23 तारीख तक का सूचना सबको मिल जानी चाहिए, 7 दिन पहले मिल जानी चाहिए, ठीक है। और यदि कोई आपातकाल है तो 3 दिन पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन इसका तरीका क्या होगा, तरीका भी तो होना चाहिए। अब एक एक घर जाकर तो दे नहीं सकते, तो जो भी सूचना होगा कि ग्राम मुख्यालयों के जो चौक चौराहे होते हैं ना, आपके गांव के मोहल्ले चौक चौराहे, वहाँ एक नोटिस लगा दिया जाएगा कि अमुक तारीख अमुक दिन में ग्राम सभा की बैठक है, आपको उपस्थित होना है, ठीक है। या ढूंढी पिटवा कर, मुनादी करा के, मुनादी का मतलब है जो गांव का होता है ना कोटवार, पूरे गांव में एक माइक लेके जाएगा और चिल्ला के बताएगा कि इस दिन इस विषय पर ग्राम सभा है, आपको ग्राम सभा में बैठक में सम्मेलन होना है, आपको आप सदर आमंत्रित हैं। ये इस प्रकार के तरीके हो सकते हैं। या कोई लिखित में आदेश है तो उसको चौक चौराहों में, या फिर जो ग्राम पंचायत के जो मुख्यालय है ना, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में जो भी नोटिस बोर्ड होता है, या गांव, हाँ एक तो ग्राम पंचायत में लगाना है, दूसरी बात चौक चौराहों में, मतलब गांव में जितने भी चौक चौराहे होंगे जहाँ पे लोग उसको आसानी से पढ़ सके, वहाँ उसको चिपका देना है। ये उसका तरीका होता है। पत्र के माध्यम से, जिसमें तारीख समय, हाँ अब इस सूचना कैसे देगा मैं बताया ना, एक पत्र निकलेगा, इसमें तारीख होगा, समय होगा, स्थान होगा, और किस विषय पर ग्राम सभा होगा ये भी तय हो जाएगा उसी पत्र में। सूचना को गांव के सदृश स्थानों पर ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, कार्यालय में लगाना होगा। अभी इसको मैंने आपको बताया। तरीका क्या हो सकता है, मुनादी कराकर या फिर ढूंढी पिटवाकर। ढूंढी पिटाकर मतलब होता है कोई बाजा जैसे पीटेंगे जिसको लोग सुनकर आएंगे। जैसे पुराने पिक्चरों में होता था कि एक आदमी जाता था, पूरा ढोल बजाता था, फिर लोग लोग इकट्ठा होते थे, उसके बाद सबको सुनाता था कि राजा का ये आदेश है। सेम वही फॉलो होता है ढूंढी पिटवाकर। अभिलेखों का निरीक्षण, ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण कार्यालयीन समय पर अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कोई आप ग्राम सभा के सदस्य है तो ग्राम सभा में जो भी अभिलेख रखे गए हैं उसको आप निरीक्षण कर सकते हैं कार्यालयीन समय पर। कार्यालय मतलब जब भी ग्राम कार्यालय खुलेगा, उसका कौन है अधिकारी, सचिव है। जब भी सचिव रहेगा तब आप आराम से वहाँ के कार्यालय में निरीक्षण कर सकते हैं जो भी अभिलेख वहाँ रखे गए हैं। या जिस दिन ग्राम सभा है उस दिन भी आप उसको अभिलेख का निरीक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ हो गया कि बहुमत से विनिश्चय किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे बहुमत से विनिश्चय करने का मतलब क्या होता है।
ग्राम सभा के सदस्य किसी विषय को अपना मत हाथ उठाकर देते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा टॉपिक को समझते हैं। मान लेते हैं एक ग्राम सभा हुआ था, यहाँ पे एक विषय था लाइटिंग कराना। लाइटिंग कहने का मतलब है सोलर लाइट लगाना है, कहाँ पे? गांव के चौक चौराहों में। अब इसी विषय पर क्या होते हैं, बहुत सारे गांव वाले उपस्थित हो गए। देखिए ये मैं ग्राम सभा बना रहा हूँ ना, ये ग्राम सभा के लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए और यहाँ पे रहेगा एक अध्यक्ष, अपना सरपंच या जो भी है, ठीक है। अब विषय को रखा जाएगा कि आज हमने ग्राम सभा आयोजित किया है और आप सभी उपस्थित हुए, धन्यवाद। हाँ, आज का हमारा विषय है कि हमको ग्राम पंचायत में सोलर लाइटिंग करानी है। उस पर विषय पर थोड़ा से जोर बहस भी हो सकता है कि क्यों कराना है, कितना खर्चा हुआ, ये सब बातें होंगी। लास्ट में पूछा जाएगा सबसे कि कितने लोग चाहते हैं कि लाइटिंग हो और कितने लोग नहीं चाहते कि लाइटिंग हो। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई वोटिंग नहीं होता, कोई लिखित में वोटिंग नहीं होता, मत को हाथ उठाकर दिया जाता है। जैसे ये जो है ना अध्यक्ष, जो कहेंगे ये जो मेरे साथ है या फिर जो लाइटिंग कराना के पक्ष में, वो अपना हाथ खड़े करें। तो जितने लोग हाथ खड़ा करेंगे, मान ले कि कितने लोग उपस्थित थे, 90 लोग थे। यदि 90 लोग में 50 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया हाँ के रूप में, तो ये बहुमत हो गया। बहुमत हो गया ना, इसका 90 का आधा होता है 45 और आधे से ऊपर को हम बहुमत कहते हैं, तो 50। तो बिल पास हो गया, मतलब ग्राम सभा ने अनुमोदन कर दिया। वही 90 मतलब जितने उपस्थित थे उस दिन, याद रखिएगा जितने उपस्थित थे उस दिन 90 उपस्थित थे। यदि 90 में से 40 लोगों ने हाथ उठाया, इसका मतलब है 50 लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब ये पास नहीं हुआ। और कैसे बताना है? हाथ उठाकर बताना है। कैसे बताना है? हाथ उठाकर बताना होता है। तो ये होता है आपके बहुमत से विनिश्चय होना। अगला चीज, अध्यक्षता करने वाला पहले तो मत नहीं देगा। हाँ, कई बार चलिए यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं, मैं इसको हटा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग बनाए थे ना, इस प्रकार से मैंने इसको मिटा दिया। तो इस अध्यक्ष को मिलाकर 90 लोग थे, है ना। इस अध्यक्ष को मिलाकर 90 लोग थे। आइए बता देता हूँ जी, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा अध्यक्ष महोदय है और यहाँ पे मैंने लोग बना दिए, ये लोग बना दिए। अब टोटल 90 लोग उपस्थित थे उस दिन। तो अध्यक्ष जो है पहले तो अपना मत नहीं देता है। कई बार ऐसा हो सकता है, मान लेता हूँ कि ये 91 है, तब समझ में आ जाएगा। तो 45 लोगों ने कहा कि हाँ लाइटिंग कराना है, फिर पुनः 45 लोगों ने इसको नहीं माना, ठीक है। जैसे अध्यक्ष को मिलाकर 91 लोग उपस्थित है। अब अध्यक्ष जी ने कहा कि ऐसे कितने लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं या फिर इस विषय में इस विषय से सहमत है कि गांव में सोलर लाइटिंग कराई जाए। तो हाँ वाले अपना हाथ उठाइए। तो 45 लोगों ने हाथ उठाया, तो 45 लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब 45 लोग राजी हैं और 45 लोग राजी नहीं हैं। तो मैच तो ड्रा हो गया, मैच तो ड्रा हो गया। अब जो अध्यक्ष अपना अंतिम फैसला देंगे, यदि अध्यक्ष नहीं बोलता है तो ये 45-46 हो जाएगा, मतलब इसका पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब गांव में लाइट नहीं लगेगा। और यदि अध्यक्ष हाँ बोल देता है तो ये 46 हो जाएगा, गांव में लाइट लग जाएगा। यही है, अध्यक्ष करने वाला पहले तो मत नहीं देगा, किंतु समान होने की दशा में अध्यक्षता करने वाला निर्णायक मत देता है। दूसरी बात, घुमा फिराकर कब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि अध्यक्ष करने वाला कब वोट करता है? पहले वोट नहीं करता, जब मैच ड्रा हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तब अध्यक्षता करने वाला अपना निर्णायक मत देता है। मान लेते हैं यही यदि पहले 50 लोग हम ही भर देते तो अध्यक्षता, जो अध्यक्ष करने वाला है उसको वोट देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता, ठीक है। उसको वोट देने से अब ये सब क्यों बनाया गया है? मान लेते हैं 50 लोग हैं और कितने लोगों ने नहीं कहा दिया? 41 लोगों ने। यदि अध्यक्ष महोदय, देखिए अभी मैंने यहाँ क्यों कहा कि वो निर्णायक मत देगा या फिर ड्रा होने पर ही मत देगा, इसका दूसरा कंडीशन ये समझिए, 91 लोग थे, 50 ने हाँ कहा, पास हो गया। 50 ने हाँ कहा मतलब 41 ने नहीं कहा, लेकिन बहुमत पास हो गया। अब यहाँ जो अध्यक्ष बैठा हुआ है, अगर वो मत दे भी देता है हाँ में, तो क्या हो जाएगा? ये 51 हो जाएगा। फिर इसको हम 40 कर लेते हैं, है ना, 40 कर लेते हैं, तो ये 51 हो जाएगा, तो भी बहुमत इसी ओर है। यदि ये अध्यक्ष जो है नहीं के केस में अगर अपना हाथ उठाते हैं या फिर मत देते हैं तो भी ये ज्यादा है, तो भी ये ज्यादा है ना। इसलिए कहा जाता है कि अध्यक्षता केवल निर्णायक मत देगा, बाकी उसके मत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं ये। अब क्या होता है, वहाँ एक उपस्थिति रजिस्टर भी होता है। ग्राम सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों एवं अध्यक्ष का नाम लिखकर हस्ताक्षर करना होता है,
ठीक है। क्या हो गया, जैसे ग्राम सभा का कोई भी सदस्य होगा तो उसमें पूरे का अटेंडेंस लिया जाएगा, जितने लोग उपस्थित हैं, ठीक है। और कौन अध्यक्ष है, कौन अध्यक्षता कर रहा है, कितने लोग उपस्थित हुए, इस सब लिखकर उसमें हस्ताक्षर करना रहता है। उपस्थित सदस्यों की पुष्टि के लिए सचिव और 5 अन्य सदस्यों में उपस्थित होता है। जैसे कि जितने लोग आए हैं वो लोग आए हैं कि नहीं क्या है, इसको ही वेरीफाई करने के लिए एक सचिव साइन करेगा और 5 अन्य लोग उसमें साइन करेंगे। साइन करके अपना नाम पता लिखेंगे। और वार्ड वार गणपूर्ति के रिकॉर्ड सचिव रखेगा। कार्यवित पुस्तक का मतलब है कि मैंने आपको बताया ना, कार्यवाही विवरण, मतलब कोई एक कार्य कराना था, लाइटिंग लगाने वाला, यहाँ पे लिखा जाएगा विषय। देखिए कुछ इस प्रकार से लिखाते हैं, वैसे तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन संभावना ये होगी। मान लेते हैं ये हमारा एक कॉपी का पन्ना है, तो इस कॉपी में क्या होगा, एक क्रमांक लिखा जाएगा, क्रमांक 1, और यहाँ लिखा जाएगा विषय। विषय क्या हो जाएगा कि ग्राम पंचायत में लाइटिंग कराना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब जितने लोग हाँ बोलेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा, या फिर यहाँ पे बहस हो जाता है। बहस कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये लिखा जाता है कि यहाँ पे ये लिखा जाएगा कि ये जो विषय है उसको किसने उठाया। हो सकता है अध्यक्षता द्वारा चालू किया जाएगा कि हमारे कार्यक्रम के आरंभ में माननीय अध्यक्ष के द्वारा यह विषय ग्राम सभा के समक्ष रखा गया, जिसमें सभी ग्रामवासी ने अपना हाथ उठाकर इसको भारी मतों से विजयी बनाया, या मतलब उन्होंने बात माने या फिर बात नहीं माने। तो ये सब डिटेल्स में लिखे होते हैं, इसको बोलते हैं कार्यवृत्त पुस्तक। इसको हम कार्यवाही विवरण भी कहते हैं, ठीक है। तो बैठक में होने वाले कार्यवाही विषय आदि को ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा हिंदी देवनागरी भाषा में, ये प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा, हिंदी देवनागरी भाषा में लिखा जाता है, इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा और देवनागरी भाषा में लिखा जाएगा, जिसकी पुष्टि अध्यक्षता करेगा। मतलब जो सचिव ने कार्यवाही लिखी है वो सही है कि नहीं, इसकी पुष्टि कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, और वहाँ नीचे एक साइन करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी टॉपिक्स था, मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। अब इसके बाद हम धारा क्रमांक 8 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।